हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 9 का सिविक्स का जो चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग का एग्जाम का समय भी आ गया है, तो इसका बेहतरीन एक नोट्स बनाया गया है। आप लोग इसको बार बार रिपीट करके देख भी सकते हैं, इसका नोट्स बना भी सकते हैं। इससे एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा और आपका आंसर राइटिंग भी इससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर के अलावा इस चैप्टर से जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको भी समझेंगे, जैसे पार्लियामेंट, संसद। इसको विस्तार से समझेंगे कि संसद क्या काम करती है। इसके बाद विधायक, आप लोग एमएलए सुने होंगे, ये क्या होते हैं। उसी तरह एमपी, सांसद। पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे और साथ साथ आपको जो भी नोट्स है इसमें बताएंगे और इसका आंसर राइटिंग भी कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है इस चैप्टर में कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो कैसे बनाती है, क्या अचानक बना देती है या उसके पीछे बहुत सारा डिस्कशन, डिबेट या आपसी तालमेल, आम लोगों की राय, ये सब ली जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है, आपको पता है कि डेमोक्रेसी में आम जनता ही सरकार को चुनती है, लोगों को चुनती है और यही चुने हुए लोग जो संस्थाओं के मदद से, इंस्टीट्यूशंस के मदद से शासन का संचालन करते हैं, हम पे रूल करते हैं, तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं। संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब है कि संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीज मेंशन किया हुआ है कि कोई भी सरकार शासन कैसे करेगी, उनके क्या मूल्य होंगे, वैल्यूज क्या होंगे और सरकार किन संस्थाओं के साथ कार्य करेगी। संस्थाएं जिसको रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, आम लोगों पर कैसे अलग अलग तरीके के प्रोविजंस, इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें करनी है, ये संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाता है और इस सारी चीजों की जानकारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक सरकारी आदेश था जो 1990 का है। इसमें 1 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया। सरकार के ऑफिस से जो भी आदेश होते हैं उनको कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। जिनका नंबर था, कोई भी आदेश होता है इसका नंबर वगैरह होता है, उसी नंबर से ये जारी किया जाता है, जिस पर कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर है। जो लेटर जारी किया गया उस पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी का साइन है। ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वो होते हैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके वेतन भत्ते के लिए, उनके और प्रोग्रेसिव एक्ट के लिए, या फिर वो कैसे उनका सैलरी इंक्रीमेंट किया जाए, उनके लिए बहुत सारी योजनाओं पर ये विचार विमर्श करती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इसी विभाग के सचिव का हस्ताक्षर इस पर है। इसी हस्ताक्षर के साथ, यानी कि साइन के साथ, ये लेटर जारी किया है। इस सरकारी आदेश में, सरकार द्वारा दिया गया आदेश है इसलिए इसको सरकारी आदेश कहते हैं। इसमें प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई। इसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, जिसमें से एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको आगे चल के लागू करना था। वो डिसीजन क्या था? इसमें था कि भारत सरकार के सरकारी पदों पर, यानी कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं और सर्विसेज में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 27% जो प्लेस है वो रिजर्व कर दिए गए। इसका मतलब है कि एक ऐसा क्लास था जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, सोशली बैकवर्ड था और एजुकेशनली बैकवर्ड था, यानी शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़ा था। उसको आगे लाने के लिए सरकारी नौकरियों में 27% प्लेस को, यानी कि स्थान को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके और जनरल क्लास से या जो वैसे क्लास जो इन सब क्षेत्रों में आगे निकल गए हैं उनकी बराबरी की जा सके। अब तक इसके पहले, आदेश जारी होने से पहले, अब तक एससी एसटी को, यानी कि शेड्यूल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, और एसटी शेड्यूल ट्राइब जिसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, अभी तक इन्हीं दोनों को आरक्षण दिया जा रहा था। अब ये घोषणा होने के बाद अब तीसरी श्रेणी भी आ गया, जिसको एसईबीसी बोलते हैं। अब ये जो सरकारी आदेश था ये कैसे बना? क्या इसको रैंडमली ऐसे ही अचानक बना दिया गया? कोई भी आदेश होता है जो देश के लिए लागू होता है, उसको बनाने में बहुत सारा प्रोसीजर को सामना करना पड़ता है। संसद इसी के लिए है, बहुत सारा उसके लिए इंक्वायरी होते हैं, रिसर्च होते हैं, तब जाकर सरकार कोई फैसले लेती है। सडनली सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है। अब ये जो सरकारी आदेश था ये कैसे बना? ये लंबे घटनाक्रम का परिणाम था।
यानी कि इसके पीछे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, बहुत सारे ऐसे सरकार को लेटर भेजे गए थे, उनको रिकमेंडेशन किए गए थे कि ये जो तबका है ये पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आप रिजर्वेशन की व्यवस्था कीजिए। भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया। पिछड़ी जाति आयोग मतलब इस कमीशन का काम था कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को स्टडी करना, उन पर रिसर्च करना, उनके बारे में सरकार को अवगत कराना कि ये इन मामलों में पीछे हैं, इन पर भी क्या किया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके पहले भी एक पिछड़ा आयोग गठित कर दिया जा चुका था, ये दूसरा पिछड़ी जाति आयोग था 1979 में, जिसकी अध्यक्षता यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वीपी मंडल थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था, ये थे। इसीलिए इनके नाम पर इस आयोग का नाम मंडल आयोग कर दिया गया, या इसे अभी भी मंडल आयोग कहते हैं। इनको इन पर जिम्मेदारी दी गई कि आप रिसर्च करिए और स्टडी करके बताइए कि इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। ये जो दूसरा पिछड़ी जाति आयोग है, पहला आयोग इसी तरह का आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में प्रस्तुत की। 1980 में अपनी इसने रिसर्च करके अपनी बातें यानी कि सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें थी? बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन उसमें से प्रमुख था कि सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का 27% क्या करना, रिजर्वेशन देना, यानी कि SEBC को रिजर्वेशन देना, ताकि उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। इस रिपोर्ट जब रिपोर्ट आया, इसकी सिफारिशों की चर्चा संसद में हुई। संसद में बताया गया कि वास्तव में रिपोर्ट है क्या और आगे सरकार का क्या प्लान है। अब आगे देखते हैं। उसी समय 1989 में लोकसभा का चुनाव होना था, जिसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव होना था। और इसमें जनता पार्टी थी, ये जनता पार्टी, इसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इसमें इसने इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो मंडल आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। चुनाव हो गया, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके प्राइम मिनिस्टर बने। इसके बाद इन्होंने जो वायदा किया था, जैसे नई सरकार में चुनावी वायदा पूरा करने के क्रम में जिन्होंने वादा किया था SEBC के लिए 27% रिजर्वेशन देना, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई। जब भी नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति पहले आकर स्पीच देते हैं और सरकार की मंशा को अपनी स्पीच के माध्यम से रखते हैं। उसी तरह जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट आकर संसद में अभिभाषण दिए, स्पीच दिए, जिसमें इस बात का जिक्र था कि जो चुनावी वादा किया गया था रिजर्वेशन के लिए, वो हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। वीपी सिंह ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। ये बात संसद को बताया कि जो मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा था उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये कोई भी सरकार जो भी काम करती है संसद को सूचित करना अनिवार्य होता है, या तो संसद के माध्यम से होता है या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको या देश को बताना जरूरी होता है। गवर्नमेंट अचानक कोई भी फैसला नहीं ले लेती है। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया, जिस विभाग से वो लेटर जारी हुआ था, और कैबिनेट के फैसले के विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए आदेश तैयार किए। आदेश मतलब कैसे कैसे इसको हम लागू करेंगे। ये दोनों जो ये टर्म है, संसद, दोनों सदन, फिर उसके बाद कैबिनेट, ये सब आगे इसी टॉपिक में आप लोग को समझाएंगे। संबंधित मंत्री की स्वीकृति के पश्चात, अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात कोई भी आदेश जारी होता है तो जिस मंत्रालय से जारी होता है उस मंत्रालय के मंत्री द्वारा उस पर साइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आदेश जारी हो जाता है। इस तरह 13 अगस्त 1990 को, जिसका OM नंबर था, ये इस नंबर से ये आदेश को क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य पिछड़ी जाति आयोग, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। मंडल आयोग कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इसी से पूछता है, मंडल कमीशन या मंडल आयोग। इसको ना पूछकर ये दूसरी पिछड़ी जाति आयोग पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1979 में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे और 8 सितंबर 1993 में इनकी सिफारिशों को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। अब आते हैं संस्था। संस्था क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको अब समझते हैं। नागरिकों की आधारभूत सुविधाएं मतलब बेसिक सुविधाएं,
जो कि सामान्य सुविधाएं हैं, इसके बिना नागरिकों का अस्तित्व नहीं है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, सुरक्षा और विकास और कल्याण परक सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्थाएं कहा जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी देश की सरकार नागरिकों को जिस संस्था के तहत, जिस व्यवस्था के तहत शिक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, सुरक्षा और विकास का काम करती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स लाती है लोगों के लिए, उन्हीं को संस्था कहा जाता है या इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। अब भारत में सर्वोच्च संस्था संसद है, पार्लियामेंट है, क्योंकि भारत के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है वही है संसद। अब हम लोग संसद को विस्तार से पढ़ेंगे। यहां से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इसमें कंफ्यूजिंग एलिमेंट भी है। संसद को देखते हैं कि संसद क्या है। भारत की जो सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने वाली, उसको संसद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। भारत में निर्वाचित सदस्यों को, निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड, जिसको आम जनता वोट डालती है और वो जीतकर संसद में जाते हैं, कि राष्ट्रीय सभा को संसद जो सेंट्रल लेवल पर होता है, देश के लिए संसद होता है, और भारत में 28 राज्य हैं, तो राज्यों के लिए भी अलग विधानसभाएं होती है जो उस राज्य में कानून बनाती है, उसको विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो वोट हम लोग डालते हैं और जिस प्रतिनिधि को जिलाकर भेजते हैं, यही प्रतिनिधि संसद में जाकर हमारे लिए कानून या विधि निर्माण का कार्य करते हैं। लॉ, विधि और कानून दोनों एक ही चीज होता है, हमारे लिए कानून बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब संसद होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं, जैसे किचन होता है, बाथरूम होता है, ये सब डाइनिंग हॉल होता है, ये सब बहुत सारे रूम होते हैं। उसी तरह संसद एक घर है जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, इसके दो रूम हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। जैसे यहां लिखा है संसद के दो सदन, सदन मतलब हाउस, यानी कि घर, दो सदन होते हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा। याद रखिएगा, जब संसद कहा जाता है तो इसमें कलेक्टिवली ये दोनों आ जाते हैं। अब आगे चल के हम लोग लोकसभा के बारे में अलग पढ़ेंगे और राज्यसभा के बारे में अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब संसद कहा जाता है इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर संसद कहा जाता है। अब संसद के सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, संसद में जितने मेंबर बैठते हैं वो कौन लोग होते हैं और वो कैसे वहां सदस्य बन जाते हैं, उनके लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का जो नागरिक होगा वही संसद का सदस्य बन सकता है। दूसरा, सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। इसका मतलब है कि जो संसद का सदस्य बनेगा वो गवर्नमेंट सर्विस में ना हो या गवर्नमेंट से सैलरी ना लेता हो, उसी को बोलते हैं लाभप्रद पद, यानी कि किसी प्रकार का उसे गवर्नमेंट से लाभ ना मिलते हैं। और तीसरा, दिवालिया या सजायाफ्ता ना हो। दिवालिया मतलब होता है आर्थिक रूप से कंगाल हो जाना। इसको कोर्ट, कोई भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करती है कोर्ट, जब किसी भी व्यक्ति के पास 1 रुपए की भी चल या अचल संपत्ति ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, दिवालिया होना। सजायाफ्ता मतलब वह किसी भी अपराध में फंसा ना हो और कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित न किया हो, यानी कि कोर्ट ने उसको सजा न दे दी, इसलिए ये दिवालिया और सजायाफ्ता न हो। ये तीनों अनिवार्य शर्त है संसद का सदस्य बनने के लिए। अब संसद का काम क्या है, इसके राजनीतिक अधिकार क्या है, पॉलिटिकल इसके राइट्स क्या है, संसद क्या क्या कर सकती है। तो संसद का काम कानून बनाना, संशोधन करना, संशोधन मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि पहले से जो भी कानून बना है, जो भी लॉ बना है, इसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करना है तो उसी को क्या बोला जाता है, संशोधन करना। कानून बनाने का काम, संशोधन करने का काम, तथा पुराने कानून की जगह बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों के जमाने का कानून बना हुआ है जो अभी रिलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उसको हटाकर उसके जगह दूसरा कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइट है संसद के पास, कानून बनाना, संशोधन करना और पुराने कानून की जगह नया कानून बनाना।
दूसरा इसका क्या काम है, सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने का अधिकार। गवर्नमेंट जो देश की शासन चलाती है, जो देश का सरकार रन करती है, उस पर कंट्रोल करने का काम जो करती है वो संसद करती है। सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार, सरकार जो भी काम करती है, सरकार का अक्सर जितने लगभग सभी काम पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो उस पर भी पार्लियामेंट हमारे कंट्रोल करती है कि सरकार कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। इसके बाद सार्वजनिक मामला यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो भी मामला हो और राष्ट्रीय नीति जो देश के लिए पॉलिसी हो, उस पर चर्चा का अधिकार संसद को है। ये प्रमुख इसके राजनीतिक अधिकार हैं जो संसद करती है और ये अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं संसद को। अभी तक हम लोग मोटा मोटी संसद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब पार्लियामेंट के जो दोनों घर हैं यानी कि दोनों सदन हैं उसको सेपरेटली पढ़ेंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो पहले हम लोग लोकसभा को देखते हैं कि लोकसभा क्या है। देखिए ये लोकसभा, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, यानी कि इसको जनता का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैठने वाले लोग जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं और यही जनता इनको चुनकर वहां पर बैठाई है, यानी कि वहां पर भेजी है। इसलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं, जनता का भी सदन बोलते हैं और लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली, यानी कि जिसमें जनता वोट नहीं करती है उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं, और जिसमें आम जनता वोटिंग करती है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यसभा के मेंबर का चुनाव छोड़कर बाकी सभी चुनावों में जनता आमतौर पर वोट करती है। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा प्रतिनिधित्व कहां करेंगे, संसद में करेंगे। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। अब ये लोकसभा है, इसमें लगभग 543 मेंबर होते हैं, प्लस 2 और ऐड कर लीजिए, 2 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो डायरेक्टली बुला लेते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। हालांकि अब एंग्लो इंडियन का पोस्ट यानी कि ये अब नॉमिनेशन खत्म हो गया है, क्योंकि भारत में कोई एंग्लो इंडियन बचा ही नहीं है। तो ये 543 सदस्य, इसके साथ साथ ये लोग आपस में डिबेट करते हैं, तो डिबेट का संचालन के लिए कोई तो एक व्यक्ति चाहिए, तो उसी को लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इसी का सदस्य होता है, लोकसभा का ही सदस्य होता है, और उनको काम दे दिया जाता है कि आप पूरे सदन का संचालन करिए, जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543 होती है, यानी कि पूरे भारत को लगभग 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ऐसे, यानी कि 543 लोकसभा क्षेत्र, यानी कि जब भी लोकसभा में चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा, तो 543 सांसद चुनकर आएंगे, ठीक है। तो 543 सीटों की संख्या है लोकसभा में, सीटों की संख्या यानी कि 543 मेंबर चुनकर आएंगे, ठीक है। इसके 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो अगर दोनों सदस्यों को ले लेंगे तो 545 हो जाएगा। सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि पहले ही बताया है। सदस्य अधिक होने के कारण विचारों की प्राथमिकता मिलने की संभावना, राज्यसभा की अपेक्षा देखेंगे तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, लगभग 545 है, इसलिए इसके विचारों को, इसके सांसदों के विचार ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसमें सरकारें होती हैं और सरकार देश के लिए काम करती है। लोकसभा वही जीतता है जो भारत की सरकार है। अब सदस्य पैसे के मामले में अधिक अधिकार, लोकसभा में हमारी सरकार है, इसलिए सरकार जो भी काम करती है वो पैसे से रिलेटेड होता है, तो सरकार को यानी कि लोकसभा को ज्यादा अधिकार है पैसे के मामले में। इसके बाद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है लोकसभा, यानी कि एक टर्म आप लोगों को समझा दें, ये हमारा लोकसभा हो, इसकी सीटें टोटल 543। अब लोकसभा जनरल इलेक्शन अगर हो रहा है, जैसे A, B, C, D इतनी पार्टियां खड़ी है चुनाव, ठीक है। ये A, B, C, D पार्टियां और भी हो सकता है, ये सभी पार्टियों को अगर भारत में अपनी सरकार बनाना है, केंद्रीय सरकार बनाना है, तो 543 का आधा लगभग 273 सीटें लानी होगी, यानी कि किसी भी पार्टी के 273 सदस्य लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आने होंगे, वही यहां पर क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी, बहुमत आंकड़ा।
यानी कि कोई भी पार्टी 273 सांसद अपना जिता ले, जीत के आ जाए, वो देश के लिए सरकार बनाएगी और उसी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो जब लोकसभा में ही ये बैठते हैं, राज्यसभा से इनको मतलब नहीं होता है, तो जब सरकार लोकसभा में है तो पूरे देश पर कंट्रोल कौन करेगी? लोकसभा करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और लोकसभा के पास अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार होता है, सारे डिसीजंस लगभग देश के लिए यही लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं राज्यसभा। अब देखते हैं राज्यसभा। ठीक है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। अच्छा, इसका और भी नाम है, जैसे शिक्षित सदन भी बोलते हैं इसको। इसमें ज्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं। अच्छा, इसको बुजुर्गों का भी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसके सदस्य मैच्योर लोग होते हैं। ठीक है, 30 साल जिसकी उम्र हो चुकी है वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, मतलब आम आदमी इसमें वोटिंग नहीं करता है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिए, जब हम लोग लोकसभा देख रहे थे तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है और वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये राज्यसभा का सभापति होते हैं। यानी कि यही राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। जब भी सेशन शुरू होगा वो इन पर चलाते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ठीक है, तो दो बेसिक चीज है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद का ही सदस्य होता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, संसद सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना। जो लोकसभा में 543 सदस्य, लेकिन राज्यसभा में इतने सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, इनके जो विचार और ओपिनियन है, उनको ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिल पाता है। पैसे के मामले में कम अधिकार है। स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में हमारी गवर्नमेंट होती है तो इनको अधिकार पैसे के मामले में होगा नहीं, और ये मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं है। यानी कि लोकसभा है, ये प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा जितने सारे मंत्रालय जो देखते हैं उनको मंत्री बोलते हैं। यानी कि पीएम का, यानी कि लोकसभा का सभी मंत्रालयों पर अपना अधिकार होता है, राज्यसभा को इनसे मतलब नहीं होता है। इसलिए मंत्री परिषद पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। राज्यों के संबंध में इनके विशेष अधिकार होते हैं, क्योंकि ये राज्यों से ही आते हैं और उनके संबंध में इनके अधिकार होते हैं। बाकी सरकार के संबंध में इनके अधिकार नाम मात्र के होते हैं, ज्यादा अधिकार नहीं होते। अब लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, हालांकि अभी अंतर ही बता रहे थे, अब अलग अलग डिफरेंट करके देखते हैं कि क्या अंतर है। एक तो जानते हैं, लोकसभा में सदस्यों का चुनाव आम लोगों द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के संबंध में राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। यानी कि अधिकार का जहां मामला हो, लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, राज्यसभा को कम। राज्यों के मामले में राज्यसभा का अधिकार ज्यादा होता है। संयुक्त अधिवेशन, कभी कभी क्या होता है, संसद के दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन बुला दिया जाता है, यानी कि मीटिंग बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं, और राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऐसे हमको पता है कि लोकसभा का अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाता है तो उसका जो अध्यक्षता करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण किसी प्रमुख फैसले पर कोई फैसला लेना है, तुरंत डिसीजन लेना है, तो दोनों सदनों को बुलाया जाता है सदस्यों को, तो वहां डिसीजन लेने के लिए ज्वाइंट सेशन है। तो लोकसभा के सदस्य अधिक हैं, इसीलिए इनके विचारों को ज्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है, राज्यसभा को उतनी नहीं मिलती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का उपयोग करती है, क्योंकि सारा काम सरकार पैसों के थ्रू ही करती है। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार जिसकी रहेगी उसी का प्राइम मिनिस्टर और उसी का मंत्री यानी कि मंत्रालय रहेगा, तो राज्यसभा को इसका अधिकार नहीं है।
वो लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार है। अब देखते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसको समझने से पहले एक टर्म समझते हैं कि जो भी सरकार है, जैसे भारत में अभी बीजेपी की सरकार है सेंट्रल लेवल पर, देश की सरकार कौन है? बीजेपी की है। तो सरकार शासन करती है हम लोगों का। अब शासन अकेले तो करेगी नहीं, तो शासन करने के लिए ये 3 प्रमुख संस्थाओं का सहारा लेती है, तब जाकर शासन करती है। पहला है विधायिका, इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना, लॉ बनाना, और कानून कहां बनता है? तो संसद में बनता है। इसलिए पूरी संसद को विधायिका आप कह सकते हैं, क्योंकि संसद का काम ही है कानून बनाना। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो संसद का काम ही है कानून बनाना, यानी कि ये लेजिस्लेचर है, विधायिका है। ठीक है। दूसरा है, जब मान लीजिए कोई कानून बन गया, संसद ने कानून बना दिया है, तो उस कानून को लागू करना है। लागू करने के लिए क्या है हमारे पास? कार्यपालिका है। नाम से लग रहा है कि जो काम करती है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका आगे चलकर अभी देखेंगे 2 तरह की होती है, जिसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो ब्यूरोक्रेट्स यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, नौकरशाह के माध्यम से उसको क्या करती है? लागू करवाती है। अभी आगे देखते हैं सरकार की नीतियों को, जो भी पॉलिसीज हैं जो संसद में बनाई जाती है, नियम कानून, उसको लागू करना या उसको इंप्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका या इसी को सरकार भी कह देते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसी ने नियम बनवाया और लागू इसी को करना है। ठीक है। अब कार्यपालिका के 2 हिस्सा होते हैं, एक को बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर, यानी कि मान लो कि अभी बीजेपी शासन में है, ठीक है, बीजेपी ये टोटल अभी लोकसभा के चुनाव में 240 सीटें लाई थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए थी? 273। तो ये छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके 273 सीटें प्राप्त कर ली और ये सरकार में है। तो इसी पार्टी के लोग एक को प्रधानमंत्री बना दिए, यानी कि नरेंद्र मोदी हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर, जो बीजेपी पार्टी के हैं। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो भारत में अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, एजुकेशन है, फिर बहुत सारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो मंत्रालय का काम किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, और जिस व्यक्ति को सौंपा गया कि चलो आप रेलवे मिनिस्ट्री देख लो, पूरा रेलवे की जितनी सारी योजनाएं हैं, उन क्या क्या उसमें डेवलपमेंट के वर्क हैं, आपको सब चीज देखना है, तो उस व्यक्ति को मंत्री कहा जाता है, मिनिस्टर्स। ठीक है, उनको मंत्रालय दे दिया जाता है, और ऐसे करके प्रमुख मंत्रालय की जिम्मा किसी न किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री देती है और पार्टी मिलकर देती है, उसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, यानी कि मंत्री परिषद, मंत्रियों का ग्रुप। ठीक है। अब प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, तो सॉरी यहां हम लोग यहां थे, सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना प्रधानमंत्री का काम है, और मंत्री परिषद यानी कि सब मिलकर सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, उनको लागू करना और देश हित में अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, ताकि आम लोगों तक उनकी नीतियां पहुंच पाए और उनकी बेनिफिट उनको मिल सके। इसलिए मंत्री परिषद को ही कार्यपालिका कहा जाता है। आप इसको सरकार भी कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्हीं के थ्रू तो सारे काम किए जाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसका मतलब आम चुनाव जो होता है और हम लोग वोट डालकर भेजते हैं, वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मेंबर माने जाते हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव का प्रकार, वो है स्थायी कार्यपालिका। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कानून बना, अब जिस पार्टी की सरकार है वो कानून, ए नाम का मान लीजिए कोई कानून बना, और ये बी नाम की पार्टी है, यानी कि सरकार में है, ये इसको कानून को लागू करवाना है, तो लागू किसके माध्यम से कराएगी? तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, नौकरशाह के माध्यम से, जो सरकारी सेवा में अपना योगदान देते हैं, जो एग्जामिनेशन पास करते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन, और फिर वो गवर्नमेंट की सेवा करने लगते हैं, उन्हीं को नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो दूसरा जो कार्यपालिका का प्रकार है उसको स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। अच्छा, ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है
ये हर एक 5 साल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगला चुनाव 2029 में होगा। हो सकता है कि आज जो रेलवे मिनिस्टर वो चेंज हो जाए, आज जिस पार्टी की सरकार हो वो बदल जाए, लेकिन स्थायी कार्यपालिका जो होती है ये बदलती नहीं है। ये एक बार सरकारी सेवाओं में आने के बाद जब तक इनकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक रिटायर ये नहीं होते हैं। 60 वर्ष के बाद ये रिटायर होते हैं, यानी कि इसके पीछे किसी की भी सरकार हो ये काम हमेशा करते रहते हैं, कि जहां है वहीं से काम करते रहते हैं। और पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका के जितने रूल रेगुलेशंस हैं, जितने कानून हैं, आम जनता तक यही नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारीगण मिलकर पूरा करते हैं। तो इसी को स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। ये चेंज नहीं होते हैं, सरकार किसी की भी हो ये चेंज नहीं होते हैं। अब जो कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। जिस पार्टी का बहुमत है लोकसभा में उसी का वो हेड होता है, मुखिया होता है, और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का ये प्रयोग करता है। जितने भी गवर्नमेंट पावर्स हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं उसका सबका उपयोग प्रधानमंत्री करता है। वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा के थ्रू अपना काम करता है, लोकसभा का सदस्य होता है, और लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो पार्टी सरकार बनाती है और उसी सरकार का हेड होता है प्रधानमंत्री। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को चुनते हैं। चुनने का मतलब है इनको शपथ दिलाते हैं। जब ये जीत कर आएंगे तो इनको ओथ यानी कि शपथ दिलाएंगे और सरकार का गठन करेंगे। जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल है उसी की सरकार से बनती है। अभी आपको बताया कि लोकसभा में जिस पार्टी को 273 सीटें आ गई, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जिसने छू लिया, उसी पार्टी की सरकार होती है। यहां एक शब्द है गठबंधन, इसको अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं। अलायंस गवर्नमेंट इसका मतलब है, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा कितना है 273। इस सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए 273, लेकिन बीजेपी को आई थी 240। इसका मतलब है कि लगभग 33 सीटें अभी भी कम है, इसके पास नहीं थी। तो इसने क्या किया कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियों से, जो किसी पर्टिकुलर एरिया की पार्टी है, उनसे सहयोग मांगा कि आप मेरे साथ आ जाइए और हम लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो दो पार्टियों ने सहयोग किया। ये जो 240 था इनका आंकड़ा 273 से क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि ये अब लोकसभा में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, और ये बीजेपी अभी जो सरकार में है उन लोगों के सहयोग से अपना रन कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है। इसी को बोलते हैं अलायंस, गठबंधन की सरकार। हालांकि ये बहुत कम सीट का मार्जिन था। लगभग 1990 के बाद से 1990 के बाद से 2014 तक लगभग सभी गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, लेकिन सब गठबंधन की सरकार रही। यानी कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला। कोई भी पार्टी 273 का आंकड़ा नहीं छू पाई, यानी कि इतनी सीटें नहीं जीत पाई, और कांग्रेस को छोटी छोटी रीजनल पार्टियों से सहयोग लेकर यह आंकड़ा प्राप्त करना पड़ा। तो उसी को गठबंधन की सरकार बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, कितने भी टर्म वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते कि उनकी पार्टी लोकसभा में जीतती है, 273 का आंकड़ा प्राप्त करती है। लेकिन यह तय नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की मैक्सिमम मिनिमम आयु है। जो शख्स 25 साल पूरा कर लिया है वही बन सकता है लोकसभा का सदस्य, और लोकसभा का सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन वो कितने साल तक बना रहेगा इसका कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। वो एक टर्म बना, 2 टर्म बना। अभी प्रधानमंत्री लगभग 75 साल के हो गए हैं, हो सकता है वो अभी और नेक्स्ट टर्म में भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 90-95 साल की उम्र तक भी वो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। इसके लिए कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का
नेता है, जब तक उनकी पार्टी लोकसभा में बहुमत ले आती है, यानी कि 273 सीटें ले आती हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री बने जा सकता है। अब देखते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों का ग्रुप। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, और इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। यानी कि मान लो कि ए नाम की कोई पार्टी है, इसके 273 सांसद जीत कर आ गए लोकसभा में, तो 273 में से लगभग 60 से 80 ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी न किसी मंत्रालय यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या फिर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री हो, या डिफेंस मिनिस्ट्री हो, किसी का उनको जिम्मा दे दिया जाता है। लेकिन इनकी संख्या 60 से 80 के बीच में ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम 80 ही मंत्री बन सकते हैं। अब मंत्रियों की रैंक होती है, कौन कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो इनकी रैंक के अनुसार इनका नाम अलग अलग है। जो टॉप लेवल के मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। अक्सर ये सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को ही कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्री वैसे लोग होते हैं जो बहुत दिनों से राजनीति में हैं और सोशल वर्क ज्यादा करते हैं, उनको राजनीति का ज्यादा अनुभव है, इसलिए उनको प्रमुख मंत्रालय दे दिया जाता है। प्रमुख रूप से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप ये काम करिए, इसी को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर 80 लोगों का है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसमें से 20 जो मंत्री होंगे वो कैबिनेट लेवल के मंत्री होंगे। यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत 20 जो प्रमुख मंत्रालय है वो इन्हीं लोगों को, अनुभवी लोगों को दिया जाएगा, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड रैंक है मंत्री का, उसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। यानी कि इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है, जैसे कि पशुपालन मिनिस्ट्री इनको दे दिया जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारा वस्त्र एवं कपड़ा मंत्रालय इनको दे दिया जाएगा। तो जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं वो इन मंत्रियों को दे दिया जाता है, और ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो ये स्वतंत्र रूप से अपना जिस मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया गया है वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। जब इनको बुलाया जाता है तभी ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। जो तीसरा लेवल का मंत्री है वो है राज्य मंत्री। ये क्या करता है कि ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये लोग जो वर्क करते हैं उस वर्क करने में ये राज्य मंत्री इनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिसके थ्रू कैबिनेट मंत्री अपना वर्क करते हैं। तो मंत्रियों का ये 3 रैंक हो गया, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री का अधिकार। भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उसके क्या क्या अधिकार होगा, प्रमुख अधिकारों पर चर्चा करते हैं। पहला अधिकार है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, यानी कि जो प्रमुख रूप से 20 कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बैठक बुलाते हैं, और बैठक बुलाने के बाद, कोई मीटिंग करने के बाद उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। दूसरा, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, यानी कि जितने भी विभाग बांटे गए हैं उनके कार्य कैसे हो रहे हैं, अच्छा से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो योजनाएं लागू की गई थी उसको अच्छे से तरीके से सफल संचालन किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि विभिन्न विभागों के बारे में ये जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद विभिन्न विभागों पर सामान्य निगरानी भी रखते हैं। वो देखते रहते हैं कि जो भी मंत्रालय है, जो भी डिपार्टमेंट है, वहां पर मंत्री या वहां पर अधिकारीगण अपना कार्य अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं। मंत्रियों के कामों का वितरण करते हैं, जितने भी मंत्री सदस्य जीत कर आए हैं और इनको मंत्रालय जो दिया जाता है, तो क्या आप काम करेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री ही करते हैं। और किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है। बर्खास्त मतलब अगर कोई भी मंत्री अपने पद पर रहते हुए संवैधानिक तरीका से काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री को अधिकार है उसको उस पद से क्या कर दे, बर्खास्त कर दे। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। यह है संसद, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में सरकार, मान लो कि बीजेपी की अभी सरकार है, यानी कि लोकसभा में 543 सीटों पर से 543 सीटों में से 273 सीटें
बीजेपी की है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा छू ली है और इन्हीं का सरकार है। ठीक है, सरकार जिसका रहेगा तो कोई भी नया कानून ये अपना लेकर आएगी कि अब जैसे कृषि से रिलेटेड है, सरकार की मंशा है कि हम कृषि में बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे और हम इसके लिए कानून लाएंगे, क्योंकि कोई भी परिवर्तन कानून के माध्यम से ही हो सकता है, तभी आम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सरकार एक ड्राफ्ट तैयार की, इसमें पॉइंट वाइज लिखा है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मुझे ये परिवर्तन करने हैं, मुझे ये चेंजेस करने हैं। तो इसको बोलते हैं बिल। जब सरकार कोई भी विधेयक लेकर आती है, कोई भी ड्राफ्ट तैयार करके लाती है, संसद में रखती है कि हम ये काम करने वाले होते हैं, तो जब तक वो पास नहीं होता है उसको बोलते हैं बिल, यानी कि विधेयक। ठीक है, लोकसभा में मान लीजिए लाई, लोकसभा में जो सरकार है वो अपना विधेयक लेकर आई, इसमें ऑपोजिशन भी है, 273 सीटें जीत कर आई है ना, टोटल सीटों की संख्या कितनी है 543। इसके अलावा जितने भी सांसद जीत के आए हैं वो विपक्ष में बैठेंगे, तो इस बिल पर चर्चा होगा। स्वाभाविक है कि सरकार लेकर आई है तो इस बिल की खूबियां बताएंगी, इसमें ये है, इससे इनको ये फायदा होगा, किसानों को ये फायदा होगा, ये बहुत अच्छा है, ये इनकी खूबियां बताएगी। जो ऑपोजिशन होगा ये इसकी कमियां बताएंगी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसमें ये ड्रॉबैक है, ये इसको में सुधार किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीज। इस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और अंत में इसको पास कराना जरूरी है। अगर डिस्कशन डिबेट के बाद इस लगभग ये लोकसभा से अगर पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस पर सहमति मिल जाती है, तो फिर इसको ले जाया जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा में भी इस बिल पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और फिर यहां से भी पास कराना जरूरी है। पास कराने का मतलब यहां के सदस्यों की अनुमति मिलना जरूरी है। अनुमति यहां के सदस्य से भी मिल गया अगर, यानी कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब यहां से जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से कहा जाएगा कि ये बिल है, आप इस पर साइन करिए। राष्ट्रपति पहले उसको पढ़ेंगे, अगर उनको लगता है कि इस बिल में, इस विधेयक में कोई ऐसा प्रोविजन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ठीक नहीं है, तो ये वापस भेज सकता है लोकसभा को या राज्यसभा को, देखिए इसमें आप सुधार करके लाइए। आया, लोकसभा को लगता है कि हाँ इसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करेगा। अगर इसको लगता है कि नहीं ये जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है बिल, ये बिल्कुल अच्छा है, ये ठीक है, तो इसको वापस भेजेगी प्रेसिडेंट के पास, और जब दोबारा भेजेगी तो प्रेसिडेंट बाध्य हो जाएंगे उस पर साइन करने के लिए, और जैसे ही ये साइन किए, अपना हस्ताक्षर किए, उसी दिन से ये बिल, ये विधेयक कानून बन गया, यानी कि एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति कुल मिलाकर अगर कोई पूछेगा कि संसद कितने लोगों से मिलकर बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद बनता है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक जानकारी था प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधानमंत्री होता है, प्रधान होता है, सरकार का प्रधान होता है, जो जिस पार्टी की सरकार हो उसका वो प्रधान है, लेकिन राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। एमसीक्यू में आ सकता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। यहां स्टेट का मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया, देश का मतलब है, स्टेट का मतलब है देश, कंट्री। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है, यानी कि सरकार जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही करती है। लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब है कि राष्ट्रपति का पोस्ट तो है, लेकिन जो सरकार से रिलेटेड जो पावर्स है, इसका जो फायदा उठाता है वो गवर्नमेंट उठाती है, न कि राष्ट्रपति। गवर्नमेंट इनके नाम से सारा काम करती है। ये राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। ठीक है, जब कोई बिल संसद में पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन जाता है। जैसा कि वे आपको बताए थे कि संसद में पास होना, यानी कि लोकसभा में भी पास होना और राज्यसभा में भी पास होना, पास होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और वो कानून बन जाता है। ठीक है,
सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतरराष्ट्रीय संधि, संधि मतलब ट्रीटी, भारत, इंडिया किसी भी दूसरे देश से कोई भी ट्रीटी करता है, कोई समझौता एग्रीमेंट करता है, कोई हस्ताक्षर करता है, तो सब राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर से काम होता है। यानी कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, हेड ऑफ द स्टेट है, इसी के नाम से सारे काम किए जाते हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति का नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यता है। कौन ऐसे लोग होंगे जो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या उनके लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं? तो पहला, एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन है, जो भारत का नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। आयु उनकी कितनी हो? 35 वर्ष पूर्ण कर लिए हो या उससे अधिक हो। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु मिनिमम आयु चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 30 वर्ष, और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 35 साल। ठीक है। दिवालिया या सजागता ना हो, दिवालिया जो कि पिछले टर्म में बताया है अभी कि जो कंगाल ना हो, आर्थिक रूप से कंगाल ना हो गया हो, और सजागता ना हो, कोई उस पर मुकदमा ना चल रहा हो या मुकदमा चल भी रहा है, अगर कोर्ट ने उसको सजा दे दिया है तब वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वहीं ये गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी प्रकार का वेतन एवं भत्ते न ले रहा हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यानी कि राष्ट्रपति वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है। सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, इसलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। अब तीसरा अंग, सरकार जो शासन करती है, पहला था कार्यपालिका, कार्यपालिका भी ये सब था, विधायिका जो संसद के बारे में था जो बता चुके हैं। अब जो तीसरा अंग है उसको बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशियरी। इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल, न्यायपालिका। ठीक है। न्यायपालिका को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। यहां देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर, देश पूरा देश है, देश राज्य में डिवाइड है, यानी कि 28 राज्य हैं। जो राज्य होते हैं यानी कि स्टेट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि राज्य की जनसंख्या के अनुसार वहां का डिस्ट्रिक्ट होता है। यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसलिए वहां डिस्ट्रिक्ट की संख्या ज्यादा होगा। सबसे कम गोवा है, छोटा है, तो गोवा की संख्या कम होगी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक क्या होता है? कोर्ट होता है, जिसको जिला न्यायालय या इसी को सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। कहीं देखे होंगे आप अपने जिला जहां जाके रहते हैं, वहां जिला में जाइएगा, उस जिले में एक कोर्ट होगा जिसको जहां लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट। इसके बाद इसके अलावा हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है। यानी कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होता है जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। यह भी हो सकता है कि अगर छोटे छोटे राज्य हैं तो 2 छोटे राज्य मिलाकर एक हाई कोर्ट हो। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, बिहार का हाई कोर्ट पटना में, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। और इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे देश के लिए एक ही है, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये दिल्ली में है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे न्यायपालिका का है। अब न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करना, न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, कोई भी डिस्प्यूट्स हो उसका निपटान करना, कोई भी विवाद हो। उसके बाद ये केंद्र राज्य संबंधों, जैसे केंद्र से राज्य में अक्सर टकराव होते रहते हैं, इसका भी ये निपटारा करता है, विवाद को सुलझाता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। सभी अदालतें मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
इसके अलावा भी बहुत सारे कोड होते हैं, जैसे सेना के लिए अलग मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं मार्शल कोड, उसी तरह फैमिली के लिए आजकल फैमिली डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं तो इनके लिए फैमिली कोड, परिवार न्यायालय जिसको बोलते हैं, शादी ब्याह तलाक वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है या घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम है फैमिली कोर्ट से सुलझाया जा सकता है। इसी तरह बच्चों के लिए कोर्ट है जिसको जुवेनाइल कोर्ट बोलते हैं। जो वयस्क बच्चे नहीं है, अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध कर दिया है तो उनका जो मुकदमा होगा वो जुवेनाइल कोर्ट में होगा। ठीक है। अब न्यायपालिका के अधिकार क्या है? इनके पास न्याय करने का अधिकार होता है और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। सबसे पहले जस्टिस करना और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं उनका समाधान करना। अब भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम जो अभी बताए हैं, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट और जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय। जिला न्यायालय मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ये पूरा नोट्स इसको बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, इससे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और एमसीक्यू भी बहुत सारा इसमें ऐड है जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये अभी एग्जाम है आपका, आप इसको फिर से शुरू से वीडियो जब भी देखेंगे 2 या 3 बार देख सकते हैं। इसका नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं और फिर इसका आप रिवीजन कर सकते हैं इस तरह से। आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज, ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।